शकों का क्या हो गया बताइए, समूल नष्ट हो गया। अब जब शकों का समूल नष्ट हो गया तो यहाँ पे ये दो उपाधि धारण करेगा, एक शकरी, शकरी का मतलब होता है शकों को पूरी तरह से नष्ट करने वाला या शकों को पराजित करने वाला, और जो दूसरा है, ठीक है, तो दूसरी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य मतलब होता है शूरवीर। पूरे इतिहास में हमारे कुल 14 लोग जाकर के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ध्यान दीजिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, और मौर्य वंश में जो हम पढ़े थे वो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उससे कनेक्ट मत कर देना, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वाले चंद्रगुप्त को याद करने लगते हैं, जबकि ये कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, और इसका दादा कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। समझ रहे हो, ठीक है। तो अब तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें मतलब एक बहुत अच्छा नाटक है जिससे हमें जानकारी मिलती है, उसका नाम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम में मुख्य रूप से मतलब ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे राजा बनता है, कैसे ध्रुव स्वामिनी को क्या करता है, वापस से अपने मतलब वंश में वापस लाता है, कैसे शकों को परास्त करता है, ये पूरी सारी कहानी कहाँ पे दी हुई है, देवी चंद्रगुप्तम में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो जो विक्रमादित्य था तो बहुत ही ज्यादा मतलब जो है तो विद्वानों को संरक्षण, विक्रमादित्य, इसी को क्या कहा जाता है इतिहास में, विक्रमादित्य बोला जाता है। ठीक है, हालांकि उपाधि तो कई लोग धारण करेंगे, लेकिन चूंकि ये उनमें से सबसे ज्यादा प्रतापी शासक रहता है इसलिए। ठीक है, अब ये जो विक्रमादित्य रहता है यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है, ये विद्वानों का संरक्षण करता रहता है, यानी अपने दरबार में ये विद्वानों को क्या देता है, संरक्षण। और इसके दरबार में ऐसे कुल कितने विद्वान रहते हैं, 9 रहते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, 9 रत्न बोला जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसके 9 रत्न कौन कौन हैं और वो क्या क्या करते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसके 9 रत्न की हम बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति जो मतलब इसके 9 रत्न में आते हैं, उनका नाम क्या है, वो महाकवि कालिदास हैं। ठीक है, क्योंकि कालिदास एक सामान्य पुरुष नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य कवि नहीं है, बल्कि कैसे कवि हैं बताइए, महाकवि हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रमुख प्रमुख नाटक लिखे, लगभग 12 इनके द्वारा लिखे गए नाटक पूरे समूल विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व में भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और आगे चल करके जब अंग्रेज आएंगे तो इसका क्या कराएंगे, अंग्रेजी में अनुवाद कराएंगे। ठीक है, तो ये कवि नहीं थे बल्कि क्या थे बताइए, महाकवि थे, इसलिए कालिदास को क्या बोला जाता है, महाकवि बोला जाता है। और पहला नाटक इनने कौन सा लिखा था बताइए, मालविकाग्नि मित्रम। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र का बेटा कौन था, अग्निमित्र, अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा को हम क्या कहते हैं, मालविकाग्नि मित्रम। माधव सेन की, माधव सेन, माधव सेन की बहन कौन थी बताइए, मालविका थी, है ना, जिससे आगे चल करके विवाह कौन कर लेता है, अग्निमित्र कर लेता है। माधव सेन विदर्भ के प्रदेश के क्या थे, राजा थे। ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब कालिदास इतने ज्यादा महान कवि थे, और इसी के साथ इसके मतलब राज दरबार में बहुत बड़े एक वैद्य रहते थे, जिनका नाम क्या था बताइए, धनवंतरी। तो धनवंतरी इसके क्या थे बताइए, राज वैद्य थे, ये बहुत बड़े वैद्य थे। ठीक है, अभी तक हम अगर पूरे राज वैद्यों की चर्चा करें तो एक बार से पूरा समराइज कराता हूं मैं आप लोगों को, कि जो सबसे सबसे पहला राजवैद्य सबसे प्रसिद्ध था उसका नाम जीवक था, और जीवक चंड प्रदोत के दरबार में रहा करता था। उसके बाद आगे आएंगे आप कनिष्क, तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक, जिसने क्या लिखी है, चरक संहिता, जिसमें 111 प्रकार के ऑपरेशन यानी कि शल्य चिकित्सा करने की विधि को बताया गया है। अब धन्वंतरी क्या था बताइए, इसका बहुत बड़ा क्या था बताइए, राजवैद्य था, और ये बहुत बड़े क्या थे बताइए, आयुर्वेदाचार्य, सभी प्रकार की मतलब जो है चीजें, है ना। आप धनतेरस के दिन मनाते हैं ना जो धन्वंतरी जयंती, ठीक है, तो यही है ना, इन्होंने ही पित्त वाक और कफ ये सबसे मतलब रिलेट करके पूरे रोगों को क्या किया था बताइए, बताया था। तो पहले कौन है, कालिदास, और दूसरे कौन है बताइए, धन्वंतरी हैं। ठीक है, धन्वंतरी के बाद इनके बाद जो तीसरे थे तो वो बहुत, चूंकि गुप्तों की अगर आपसे कोई कभी भी भाषा पूछेगा तो आप भाषा क्या बताएंगे, संस्कृत, क्या बताएंगे, संस्कृत। लेकिन चूंकि संस्कृत भाषा बोलने में बहुत ज्यादा कठिन थी, इसलिए लोग बोलचाल की भाषा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते थे, प्राकृत का, क्योंकि प्राकृत बोलने में क्या थी बताइए, आसान थी। ठीक है, जिस प्रकार जैसे आज इंग्लिश बोलना कई लोगों को कठिन लगता है, लेकिन हमारे हरीश सर के साथ वो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार उस समय संस्कृत बोलना क्या था बताइए, बहुत कठिन था, तो सब लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, तो संस्कृत की डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ती थी। तो इनके 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 उसमें एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था बताइए, अमर सिंह। तो अमर सिंह ने संस्कृत पे बहुत बड़ी क्या लिखी थी, डिक्शनरी लिखी थी। तो संस्कृत की डिक्शनरी को क्या कहा जाता है बताइए,
अमर कोश कहा जाता है। अमर कोश है क्या बताइए? संस्कृत की डिक्शनरी है। इस प्रकार हम देखेंगे तो एक तरह से संस्कृत क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। संस्कृत के क्या थे ये बताइए? आपके व्याकरणाचार्य थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले अगले इनके जो थे तो शंकु थे। और शंकु बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यानी कि वास्तुकार थे। क्योंकि गुप्त काल जो है ना, तो आप आगे अभी मैं बताऊंगा कि ये कला का भी स्वर्ण काल है, साहित्य का भी स्वर्ण काल है, और स्थापत्य कला का भी स्वर्ण काल है। तीनों का स्वर्ण काल है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनेंगे। क्या बनेंगे बताइए? बहुत बड़े बड़े मंदिर बनेंगे। और वो मंदिर सब चूंकि अच्छा आज का जो आप हिंदू धर्म देखते हैं, जो उसमें इतने सारे तिथि त्योहार ये सारे सब कुछ देखते हैं, तो आज का जो हिंदू धर्म का स्वरूप है, जिसे आप हिंदू तो खैर संप्रदाय को कहते हैं, धर्म क्या है? सनातन है। तो सनातन धर्म के आज तक जितने भी त्योहार हैं, तिथि हैं, ये सारी जो भी चीजें आप मना रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मतलब कब फली फूली थी? गुप्त काल में। गुप्तों के समय में गुप्तों ने संरक्षण दिया था। तो आज के धर्म का स्वरूप क्या है? गुप्त काल का। आज के मंदिरों का स्वरूप क्या है? गुप्त काल का। मंदिर बनना कब शुरू हुए थे? गुप्त काल में। हालांकि मौर्य काल में भी मंदिर बने थे, है ना, लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि चूंकि मौर्य काल के समय में जो आर्किटेक्चर हुआ करता था वो लकड़ी का हुआ करता था, तो आने वाले समय में लकड़ी में लग गई घुन, तो लकड़ी हो गई खत्म। ठीक है, क्लियर है। तो शंकु शंकु क्या है बताइए? इनका वास्तुकार है। क्या है? इनका वास्तुकार है। ठीक है। अब शंकु शंकु के बाद हम अगला देखेंगे तो अगला व्यक्ति कौन है? छपड़क। छपड़क। और ये जो छपड़क है, तो ये फलित ज्योतिष। ठीक है। फलित ज्योतिष मतलब होता है कि आपके जीवन में जो घटना होने वाली है, ठीक है, उसको बता देना कि शनि की 7.5 लगने वाली है। ठीक है। तो फलित ज्योतिष है ना, इसको किसने बताया बताइए? छपड़क ने। ठीक है। तो छपड़क के बाद हम बात करें तो अगला कौन है बताइए? बेताल। आपने तो कहानी सुनी होगी इसकी, बेताल की। ठीक है, विक्रम बेताल। ठीक है। तो विक्रम ये इसके जीवन में आता है, और कई प्रकार की क्या है बताइए? मतलब उसके कार्मिक लेसन्स को समझाने के लिए एक कहानी के रूप में आता है, और वो पहेली के रूप में उसको सुझा करके क्या है बताइए? चला जाता है। ठीक है। तो बेताल, तो ये एक प्रकार का क्या था बताइए? जादूगर। ये इतना प्रतापी राजा था कि इसने बेताल को भी सिद्ध करके अपने पास रखा था। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब तक वो बेताल की शर्त पूरी नहीं करेगा, तब तक बेताल उसका काम नहीं करेगा। तो बचपन में आप देखते थे ना बेताल 25, वो यही कार्यक्रम पर, इसी कार्यक्रम पर क्या है बताइए? आधारित है। ठीक है। अगला है घट कर पर। ठीक है। अगला कौन है? घट कर पर। घट कर पर डिप्लोमेटिक है, यानी कूटनीतिज्ञ है। राजा को बताना कि कहां से कहां किस साम्राज्य का मतलब हम क्या करें, मतलब अधिग्रहण करें। तो ये इनका जो है तो पॉलिसी मेकर था। कौन था बताइए? घट कर पर। ठीक है। घट कर पर के बाद हम बात करें तो घट कर पर के बाद अगला कौन है? वराह मिहिर। और वराह मिहिर जो है तो बहुत बड़े खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्री हैं। इसी के साथ ये ज्योतिषाचार्य भी हैं। इन्होंने वराह वृहत संहिता लिखी, जो कि किस पर आधारित है? ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है। ठीक है। तो ये खगोल शास्त्री भी हैं, याद रखिएगा, और इसी के साथ ज्योतिष शास्त्री भी हैं, यानी ज्योतिषाचार्य भी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, लास्ट है आपका वररुचि। ठीक है। ये भी आपका व्याकरण से संबंधित व्यक्ति है। सब चीजों को मतलब जो है तो एक्सप्लेन करके बताना। ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग इनको याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं? ठीक है। इतने सारे 9 हो गए, आपके दिमाग में टेंशन हो गया कि एक चीज तो याद नहीं हो पा रही। यहाँ कितने लोग आ गए? 9 लोग आ गए। तो ध्यान दीजिएगा, याद करने के लिए आप क्या करें? इतना तो पता है ना कि चंद्रगुप्त के दरबार में सबसे बड़ा कवि था। सामान्य कवि नहीं था, सबसे बड़ा कवि। तो सबसे बड़ा कवि को क्या बोला जाएगा? महाकवि। और वो कौन है बताइए? कालिदास। और उसी प्रकार अभी तक आयुर्वेद का सबसे बड़ा आचार्य, उसका नाम कौन है बताइए? धन्वंतरी। ठीक है। तो कालिदास जी बीमार पड़े तो वो किसके पास इलाज करने गए? धन्वंतरी के पास। जब धन्वंतरी के पास गए तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, बार बार बीमार पड़ने से अच्छा है कि मैं इनको बोलता हूं कि तुम मुझे अमर कर दो। ठीक है। तो जब अमर करने के लिए उसने बोला धन्वंतरी में, हाँ बिल्कुल कर दूंगा, तो उन्हें शक हुआ। क्या शक हुआ? कि ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कहीं कुछ और ना बना दे। ठीक है। तो जब उन्हें ऐसा शक हुआ तो क्षण भर में ही वो क्या बन गए बताइए? बेताल बन गए। ठीक है। होने जा रहे थे अमर, और बन क्या गए बताइए? भूत। और ये पूरी घटना को कौन देख रहे थे? वराह मिहिर देख रहे थे, और बहुत रुचि से देख रहे थे। तो ये आपके सभी 9 दरबार क्या हो गए बताइए? मतलब 9 रत्न जो इसके हैं कवर हो गए हैं अच्छे से। आप हाँ, क्या क्या?
नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को ये पूरा, ठीक है। और जाना चाहें, ठीक है, तो फिर मतलब इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बना देंगे एक छोटे से मतलब 30-30 मिनट के वीडियो में, तो वो क्या कहते हैं शॉर्ट में मिल जाएगा। तो खाली टाइम पे आप मतलब देखते रहिएगा, जैसे फिर आगे अकबर के भी 9 रत्न आएंगे, ठीक है, तो उनको सबको याद करा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये चंद्रगुप्त के क्या थे बताइए, 9 रत्न थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, इसके अगर सिक्कों के बारे में बात करें हम, ठीक है, आपसे जब एग्जाम में पूछेगा राजा रानी सिक्के किसने जारी किए, तो मैंने बताया था अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा तो वो आप लगाएंगे, अब वो नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, समुद्रगुप्त लगाएगा, ठीक है। और वीणा बजाने वाला जो सिक्का था वो भी समुद्रगुप्त में। और एक चीज और ध्यान रख लेना, एक भाला लेकर के मतलब जो है तो लड़ाई की मुद्रा में व्यक्ति खड़ा है, वो कोई और नहीं बल्कि समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त का एक सिक्का जो और मिला है ना, जहां हम समुद्रगुप्त पढ़ रहे थे वहां सिक्कों में आप लिख लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे कि एक सैनिक वाला सिक्का भी है। कैसा है कि जिसमें समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा सा भाला लेके खड़ा है, इसका मतलब समुद्रगुप्त क्या है, बहुत बड़ा अपने आप को योद्धा बता रहा है। और योद्धा था ही क्योंकि नॉर्थ इंडिया के 9 राज्य और साउथ इंडिया के कितने राज्य जीता था, 12 राज्य जीता था। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के में मयूर भी बनवाया था, मयूर मतलब मोर। तो मयूर मयूर नामक सिक्का किसने जारी किया था, समुद्रगुप्त ने। तो ये समुद्रगुप्त के सिक्के थे। और वीणा बजाने वाला तो कल बता ही दिया था, है ना। ये लोग इतने ज्यादा कला प्रेमी थे कि इन्होंने अपने दरबार में हर प्रकार की कला को क्या किया, संरक्षण दिया, गाने को बहुत ज्यादा संरक्षण दिया। कला का इतना ज्यादा प्रेमी था कि ये स्वयं वीणा बजाता था, इसलिए उसे दिखाने के लिए इसने अपने सिक्के में स्वयं क्या है बताइए, वीणा को बनाया हुआ है, वीणा बजाते हुए, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के की बात करें तो जब इसने किसको मार दिया था बताइए, शकों को परास्त कर दिया था, तो इस उपलब्धि में उसने क्या जारी किया है, चांदी का सिक्का, है ना। और जब जब सोने की बात आएगी मैं बार बार बताऊंगा कि सबसे पहले हिंद यवन, जिसमें मीनांडर आएगा, मीनांडर के सिक्के कई जगह मिलते हैं। जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि बालाघाट में भी मीनांडर के सिक्के मिले हैं, ठीक है। कहाँ, बालाघाट में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी मीनांडर के सिक्के मिले हैं, मथुरा में भी मीनांडर के सिक्के मिले हैं। और यही मीनांडर जो है तो सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था, जो कि हिंद यवन था, समझ रहे हो। फिर आगे चल करके कुषाण वंश का शासक कौन रहेगा, विमकटफिसस। तो वो क्या करेगा, सोने का सिक्का जारी करेगा जिसमें शिव, नंदी और त्रिशूल को बनवाएगा, ठीक है। फिर ये पूरी तरह से शुद्ध सोने का सिक्का रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको सोना बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, क्योंकि पेशावर से सिल्क रूट को भेजेगा तो कर के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में सोना का सिक्का प्राप्त करेगा, समझ रहे हो। फिर आगे चल करके गुप्त बहुत बड़ी मात्रा में पूछेगा, सबसे ज्यादा मात्रा में मतलब किसने सोने का सिक्का जारी किया, तो वो गुप्त आएगा, गुप्त गुप्त। लेकिन 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 सबसे ज्यादा मिलावटी भी गुप्त, ऐसे याद रख लेना, गुप्त गुप्त यानी गुप्ता यानी बनिया, और सबसे ज्यादा मिलावट करते हैं, मतलब याद करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सोने के सिक्के में सबसे ज्यादा क्या रहेगी बताइए, मिलावट रहेगी। सबसे ज्यादा संख्या में गुप्त, सबसे ज्यादा मिलावट गुप्त, सबसे पहले हिंद यवन में मिनांडर, और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण। और व्यक्ति का नाम पूछेगा तो विमकटफिसस। हिंद यवन में व्यक्ति का नाम पूछेगा तो मिनांडर। बहुत अच्छे से याद रख लेना, एसएससी में कम से कम 50 बार यही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है। जब हम पूरा पढ़ा देंगे तो फिर एक सेशन लाएंगे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। तो जो चीज यही बताएंगे वही एग्जाम में छप के आएगा, 95% इसकी गारंटी है। 95% क्वेश्चन इसी क्लास से आएंगे, है ना। कुछ 5% ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ना किसी से बनेंगे, लेकिन एग्जाम में सेलेक्ट वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अगर आपने बेसिक गलत किया तो आप एग्जाम से बाहर हैं। और व्यक्ति क्या सोचता रहता है कि वो 5% नहीं बना, वो तो किसी से नहीं बना, लेकिन क्या तुमने बेसिक क्वेश्चन सही किए, आप घर आते ना बोले अरे यार ये तो बनता था, ये गलत हो गया। ऐसी 2-3 क्वेश्चन गलत तो एग्जाम से क्या बताइए, बाहर, ठीक है। चलो समझ में आए, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हम देखते हैं कि मतलब इसके समय में चूंकि अब बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया, इसका चीन तक फैल गया। और चीन में अब लोगों के मन में जिज्ञासा हुई, क्या जिज्ञासा हुई कि मतलब अब देखो, वहां चीन में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, फाहियान। हालांकि फाहियान का पापा कन्फ्यूशस धर्म को मानता था, लेकिन फाहियान किसको मानता था, चीन धर्म को। अब उसके मन में मतलब ऐसा कहते हैं कि एक बार सपना आया कि मतलब जिसमें बुद्ध जी प्रेरणा दिए कि तुम जाकर के भारत की यात्रा करो और भारत में तुम जाकर के वहां मेरे पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करो, फिर वहां के बारे में आकर के यहाँ के लोगों को बताओ। तो ऐसा ही फाहियान ने किया और फाहियान यहाँ भारत आता है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया है। शासन किसका चल रहा है बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय का।
तो इसके समय में विदेशी यात्री आता है, और ये विदेशी यात्री का नाम क्या रहता है बताइए? फाहियान। ठीक है, ये अपनी यात्रा वृत्तांत लिखता है। यात्रा वृत्तांत यानी कि अपनी पूरी यात्रा का विवरण लिखता है एक बुक में, और उस बुक का नाम क्या है? फो क्यों की। ऐसे याद कर लीजिएगा, फा से है तो कहां से स्टार्ट होगा? फो। और ये क्या है बताइए? क्यों की। तो फो क्यों की नामक बुक किसने लिखी बताइए? फाहियान। आगे चल करके हर्षवर्धन के समय में अगला चीनी यात्री आएगा जिसका नाम ह्वेन सांग रहेगा, तो वो लिखेगा सी क्यों की, और ये कौन सी लिखेगा? फो क्यों की। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो ये कौन आएगा बताइए? विदेशी यात्री आएगा, फाहियान आएगा। ये यहाँ के गुप्त काल के बारे में वर्णन करेगा। ठीक है, किसके बारे में? यहाँ गुप्त काल के बारे में वर्णन करेगा, बताएगा कि ये मतलब भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा कैसा काल था बताइए? स्वर्णिम काल था, है ना। और बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी शासन व्यवस्था थी, बहुत अच्छी इनकी अर्थव्यवस्था थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी के साथ इसने बताया कि भारत में एक अजीब तरह की बीमारी है, उस बीमारी का नाम क्या है बताइए? छुआछूत। तो छुआछूत गुप्त काल में कहां पहुंच गया था? अपने चरम पर पहुंच गया था। ये सब कौन बता रहा है? चीनी यात्री फाहियान बता रहा है। ठीक है, और इसने ये भी बताया कि यहाँ पे जो सबसे निम्न जाति का व्यक्ति होता था उसे चांडाल कहते थे। ठीक है, अब देखो ये पूरी कैसे कॉन्स्पिरेसी है समझना। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मूल जाति के लोग हैं वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ के जो जनजाति लोग हैं, मुख्य रूप से देखेंगे तो जो द्रविडियन है। समझ में आया? आगे चल करके यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुए। जैसे कौन आएगा बताइए? सबसे पहले राजा डेरियस आएगा। ठीक है, ईरान। फिर कौन आएगा बताइए? यूनान। एक पार्ट में आक्रमण। फिर कौन होगा? आईएसपी के, यानी हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण। अब ये सब आकर के यहाँ इंटरमिक्स हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, और ये सब घुस जाएंगे कहाँ? क्षत्रिवर्ण में। तो जाकर के यहाँ की मूल रूप को कहाँ घुसेड़ दिया जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये सारा पूरा मतलब कॉन्स्पिरेसी हुई यहाँ पे चीजों की। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मतलब अपने जीवन में ये मतलब बहुत ही मतलब ये अच्छे काम किए, बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। और मैंने बताया था इसके पहले भी कि शकों का कैसे उन्मूलन किया था, मतलब नष्ट किया था, पिछले लेक्चर में आप देखेंगे, रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोई भी ऐसा प्रतापी शासक नहीं रहा, कोई भी ऐसा प्रतापी शासक नहीं रहा। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद मुख्य रूप से हम देखें तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक विश्वविद्यालय बनवाता है जिसका नाम क्या रहता है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे किसकी फैसिलिटी है? हॉस्टल की फैसिलिटी है, यानी छात्रावास की फैसिलिटी है। इसीलिए विदेशों से जितने भी अब चीनी यात्री आएंगे सब कहां रहेंगे? नालंदा में। ठीक है, और नालंदा में आकर के क्या करेंगे बताइए? अध्ययन करेंगे। हालांकि अगर आपसे कोई पूछ दे कि पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है हालांकि तक्षशिला, चाणक्य के समय से है, याद करिए आप, है ना। लेकिन छात्रावास सुविधा वाला बोले तो वो कौन है? नालंदा। जिसे किसने बनवाया था बताइए? कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, क्लियर है? आगे चल करके धर्मपाल आएगा, बंगाल के पालवंश का शासक, तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाएगा। किसको बनवाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। ये सब पूरे लाइन से क्वेश्चन की श्रृंखला आपके एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है, अब बात आएगा, कौन आएगा बताइए? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के समय में सबसे बड़ी बात है कि ये उतना खास तो नहीं लेकिन फिर भी इतना प्रतापी राजा था कि इसने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। किसका? हूणों के आक्रमण, इसको क्या कर दिया था? इसने पूरी तरह से विफल कर दिया था। फिर आप देखिए हूण कहां से आए, मैंने बताया था कि क्या था बताइए? यूची कबीला। यूची कबीला में ही कौन थे? आईएसपी के। ठीक है, तो इसमें से कुषाण को कौन मार करके भगाता है? यहां से हूण। तो ये भाग के कहां आते हैं? भारत। दो शाखा, एक चाइना एक यहाँ। अब यहाँ कुषाण आ गए तो इनका पीछा करते 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 हूण कहाँ आ जाएंगे? अब यहाँ तो हूण भारत में आए तो बोले कि क्यों, कहाँ है वो, कहाँ है? बोले कौन? बोले कनिष्क। बोले कुषाण। बोले कुषाण तो मर गए। तो बोले अब कौन बचा? बोले गुप्त। तो बोले चलो तुम ही लोग को निपटाएंगे। अब समझ में आ रहा है ना कि हूण कैसे कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? ये अगला विदेशी आक्रमण होगा। ये सारा विदेशी आक्रमण एक साथ बता दिए कि नहीं बता दिए? यहाँ पे ये देखिए, ये आपका पहले पार्ट में हो जाएगा, ये आपका दूसरे पार्ट में हो जाएगा, तीसरे पार्ट में प्राचीन भारत में किसका आक्रमण होगा? हूणों का होगा। और किस पर होगा? ये गुप्तों पर होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त कहानी इंटरलिंक करके बताते हैं। बात कुछ ऐसी है, देखो विदेशी कौन थे? शक। शक को किसने मार दिया? गुप्तों ने। ठीक है, तो गुप्तों को कौन मार देगा? हूण। तो मतलब एक यहाँ के शासक ने विदेशी आक्रमण को पूरी तरह से विफल किया, तो दूसरा विदेशी आकर के इसको, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि आखिर वह कौन वंश है जिसने एक विदेशी मतलब आक्रमणकारी को पूरी तरह से विफल किया, तो दूसरे विदेशी आकर के उसको विफल कर दिए। समझ गए लिंक? तो गुप्तों को कौन खत्म कर देगा? हूण खत्म कर देंगे। समझ में आया? जबकि गुप्त ने किसको खत्म किया था? शक। ये भी कौन है? विदेशी। ये भी कौन है? विदेशी। और ये कौन है बताइए? अपने देश के, यानी कि स्वदेशी। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना? तो समझिएगा बात को यहाँ पे, ठीक है, कि स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण को क्या कर देगा? विफल कर देगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद आगे चल करके जो सबसे अंतिम राजा रहेगा वो हार जाएगा। उसका नाम क्या रहेगा बताइए? विष्णुगुप्त। और इसी विष्णुगुप्त को कौन मार देगा आकर के? हूण। पूरी तरह से समूल नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से गुप्त वंश का क्या हो जाएगा? अंत। इन्हीं के बीच में एक राजा है जिसका नाम क्या है? भानुगुप्त। भानुगुप्त किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसका जो मंत्री था जिसका नाम क्या था बताइए? गोपराज। तो गोपराज कहां गया था? भानुगुप्त की तरफ से आक्रमण करने गया था। तो गोपराज मर गया था, तो गोपराज की जो पत्नी है वो सती हो गई थी। तो इस प्रकार सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य, सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिलता है? एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में। और एरण अभिलेख कहां है? सागर से 11 किलोमीटर दूरी में। यानी सागर में एरण एक जगह है, जगह का नाम क्या है? एरण। यहां पे गुप्त काल का विष्णु मंदिर भी है, जो आज अगर आप देखने जाएंगे तो भग्नावशेष के रूप में है। पूरी तरह से पत्थर बस पड़े हुए हैं, मंदिर तो नष्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक अभिलेख आज भी है जिसका नाम क्या है? जगह के नाम पे अभिलेख, एरण अभिलेख। जो उसमें क्या लिखा है कि मैं गुप्त वंश का राजा भानुगुप्त, मेरे समय में आक्रमण में मेरे मंत्री जिसका नाम क्या है? गोपराज, वो गया था और वो मर गया था युद्ध में, तो उसकी पत्नी ने सती कर ली, सती हो गई थी। सती मतलब समझते हैं कि जब पति मर जाए तो उसकी चिता में साथ में कौन जल जाए? पत्नी भी जल जाए। हालांकि आजकल तो वो पति ही को जला दे रही है, लेकिन उस समय में ऐसा हुआ करता था कि भैया 7 जन्मों का साथ है, तो अगले जन्म में हमें तुम्हारे साथ आना होगा। तो फिर उसको क्या कर देते थे? सती। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ? कुछ महिलाओं ने सोचा कि हम नहीं मरेंगे, हम आगे का जीवन जिएंगे, ये चटक गया तो क्या कोई दूसरे को चुनेंगे? तो वो लोग बोलती थी कि नहीं सती होंगे, तो उसको फिर जबरदस्ती पकड़ के लोग वहां और ज्यादा उसके ऊपर घी डाल के कि और ज्यादा बढ़ जाए, अच्छे से जल जाए, कछु बचे ना, कूद कूद के, पता अध जली बाहर कूद आई, तो कुछ लोग पकड़ के ले जाके फिर उसको वहां डाले और फिर जलाए, है ना। अब उस समय के हिसाब से ये एक रिचुअल बना दिए थे, कल्चर बना दिए थे। अब सही है या गलत इसका निर्णय आप लीजिए। ठीक है, तो समझ में आया? गुप्त वंश हमारा पूरी तरह से खत्म हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए कि आखिर गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल क्यों बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में, मेंस जैसे एग्जामों में प्रश्न पूछता है कि आखिर गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं, कला का स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं, या वास्तुकला का स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं? साहित्य, कला, वास्तुकला या विज्ञान का भी स्वर्ण काल बोलते हैं। तो एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो साहित्य का स्वर्ण काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय एक कवि नहीं बल्कि महाकवि हुए थे, जिनका नाम क्या था बताइए? कालिदास। तो कालिदास ने एक ऐसा नाटक लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि विश्व प्रसिद्ध है और जिसका आगे चल करके अंग्रेजी में भी क्या होगा बताइए? अनुवाद होगा। तो इनके समय में बहुत बड़े बड़े साहित्य रचे गए। इतना बड़ा कोई महान कवि आज तक नहीं हुआ जो चंद्रगुप्त द्वितीय के किस्म था बताइए? 9 रत्नों में एक था। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब बात आते हैं कि इसे मंदिरों का भी स्वर्ण काल बोलते हैं या आर्किटेक्चर का भी स्वर्ण काल बोलते हैं। क्योंकि गुप्त काल में, चूंकि अब गुप्त लोग कौन से धर्म को मानते थे? तो ये लोग मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे बताइए? वैष्णव। लेकिन वैष्णव के साथ साथ इन्होंने शैव धर्म को भी संरक्षण दिया। अब कैसा दिया? तो इसकी कहानी, अब गुप्तों के बारे में ये सब पूरी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? ध्यान दीजिएगा, ये मत्स्य पुराण से मिल रही है। मत्स्य पुराण से हमें गुप्तों के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में ये बताते हैं कि ये लोग थे तो वैष्णव, लेकिन विष्णु जी कहते हैं कि मेरे आराध्य कौन है? कहते हैं महादेव हैं। तो महादेव के पास गए, बोले तुम्हारे आराध्य कौन है? तो बोले विष्णु जी हैं।
तो बोले हम विष्णु को मानते हैं तो तुम्हें ऑटोमेटिक शिव को भी मानना होगा, और अगर शिव को मानते हो तो ऑटोमेटिक किसको मानना पड़ेगा बताइए? विष्णु। विष्णु जी कहते हैं शिव महान है, फिर शिव आते हैं वो कहते हैं विष्णु जी महान है। अच्छा, एक बार की कहानी है, तीनों में लड़ाई हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश में कि कौन महान। तो फिर आई आदि शक्ति जगदम्बिक जगदम्बा, बोले बच्चों अच्छे से रहो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोले ठीक। बोले मत लड़ो, समझ गए ना, माँ माँ होती है, ठीक है। चलो, तो इन लोग को मुख्य रूप से देखें तो हम क्या बोलेंगे? वैष्णव बोलेंगे। अब इन्होंने अपने धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे क्या बनवाए बताइए? मंदिरों का निर्माण कराया। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो जबलपुर के पास में एक जगह है जिसका नाम क्या है? तिगवा। तो तिगवा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनवाया है इन्होंने, ठीक है। तो वहां पे विष्णु जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पे? तिगवा में है, ठीक है, बहोरीबंद तहसील में, जहां पे अशोक का रूपनाथ अभिलेख है। तो अशोक के रूपनाथ अभिलेख से 5 किलोमीटर की दूरी पर तिगवा है, ठीक है। इसी के बाद देखें तो इन्होंने मतलब जो है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मतलब ललितपुर, ललितपुर नामक जगह पर इन्होंने विष्णु जी का दशावतार मंदिर बनवाया है। मतलब विष्णु जी के जैसे कितने अवतार हैं बताइए? टोटल कुल 10 अवतार हैं, ठीक है। तो उसी 10 अवतार को, पूरे 10 अवतार को उस मंदिरों में क्या किया है? उत्कीर्ण किया है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर आप देखेंगे, भूमरा खो ये सतना में भूमरा खो का शिव मंदिर। तो शिव मंदिर भी बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने इतने सारे मंदिर बनवाए। फिर इसको हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे? इसको हम आर्ट एंड कल्चर, अभी मैंने समझाया ना कौन कौन सा किसके अंदर आएगा। तो आर्ट एंड कल्चर में एक एक मंदिर को पढ़ेंगे, वहां पे कैसे बनवाया गया है। जैसे गुप्त काल के मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती थी? कि ऐसे 4 खंबे होते थे और 4 खंबे के ऊपर एक ऐसी सपाट चट्टान रख दी जाती थी। ऊपर ऐसे ना तो गुंबद नुमा आकृति मिलती थी, ना ऐसे त्रिभुजाकार आकृति मिलती थी, ऐसे मिलते थे। और ये बनाया जाता था, एक यहाँ पे चबूतरा, चबूतरे के ऊपर बनाया जाता था, और इसके चारों तरफ परिक्रमा पथ रहता था, और यहाँ पे चढ़ने के लिए चौड़ी सीढ़ी बनाई जाती थी। और जो प्रवेश द्वार होता था तो वहां पे जैसे गंगा यमुना कई प्रकार के देवी देवताओं को उत्कीर्ण किया जाता था। तो इस प्रकार की स्टाइल से बनते थे, क्या बताइए? ये है ना। लेकिन जो ललितपुर का उत्तर प्रदेश का मंदिर मिला है वो ईंटों से बना है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें? आर्ट एंड कल्चर में। तो समझ में आया ना कि मंदिरों का स्वर्णकाल, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर पहली बार देखने को कहां मिलते हैं? गुप्तों के समय में, और सबसे ज्यादा मंदिर देखने को कहां पे मिलते हैं? गुप्त काल में। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है ना। तो इस कारण से इसको मतलब कला का, साहित्य का, या वास्तुकला का, या मंदिर निर्माण का, सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कहाँ बताइए? गुप्त काल में। आप कई जगह जाएंगे तो गुप्त काल के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके पहले भी सातवाहन ने, जैसे मैं आप लोगों को बड़ी अचंभे की बात बता दूं, अगर आप जबलपुर के भेड़ा घाट में जाएंगे तो वहीं पास में एक मंदिर है 64 योगिनी, पता है आप लोगों को? ठीक है, ऊंचाई पे जाते हैं। अब वहां पे ये लिखा है डिस्क्रिप्शन में पुरातत्व विभाग के द्वारा कि ये जो मंदिर है तो संभवतः आप जब नीचे पढ़ेंगे लिखा है 1000 ईस्वी के आसपास बनाया गया है, लेकिन गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो सातवाहनों ने बनवाया था, शालीवाहन। हालांकि उन लोगों को अभी तक कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिला होगा, लेकिन अभी की जस्ट रिसर्च हुई है, वहां पे अंदर शिव पार्वती विराजमान है, जो कि बारात जाने वाली है उसमें है। किसमें है बताइए? जब बारात जाती है तो नंदी के ऊपर शिव और पार्वती बैठे हैं। ऐसे विश्व में पहली एकमात्र प्रतिमा कहां पे है बताइए? यहाँ पे है, जिसको सोचिए 7 वाहनों ने बनवाया था। मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर जो है तो वो 1000 ईस्वी का नहीं है, बल्कि कब का है? सातवाहन के समय का। समझ रहे हो? और पीछे कहां चले जाओ सीधे, इतना मतलब पुराने समय का है। समझ में रहे हो? इतना पुराना मंदिर है ना। आगे चल करके औरंगजेब आकर के वहां उनको पूरा क्या कर दिया? औरंगजेब ने सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। तो जितनी भी 64 योगनियां थी तो सबको पूरी तरह से उसने मतलब क्या कर दिया बताइए? ध्वस्त कर दिया, लेकिन मूल मंदिर को ध्वस्त नहीं कर पाया। ठीक है, आगे चल करके फिर अहिल्याबाई आएंगी। तो अहिल्याबाई, औरंगजेब जितने मंदिरों को ध्वस्त करेगा तो अपने पैसों से, खुद के पैसों से, राज्य के पैसों से पूरे मंदिरों का क्या करवाएंगी बताइए? जीर्णोद्धार करवाएंगी। ठीक है, तो गुप्त काल के बारे में मुख्य रूप से हम देखें तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील को हम यहाँ पे जूम आउट करके अलग से देखते हैं, अलग से देखते हैं हम। तो सुदर्शन झील को किसने बनवाया, कब कब क्या बनवाया और क्या निर्माण कार्य हुआ, समझिएगा। तो जब जब सुदर्शन झील का नाम आएगा तो आप पहली चीज तो इसकी लोकेशन जान लीजिए कि ये भारत का जो गुजरात है, तो गुजरात के इस क्षेत्र में यहाँ पे आपकी सुदर्शन झील है। क्या है बताइए? सुदर्शन झील है। जगह का नाम क्या है? जूनागढ़।
जूनागढ़ में क्या है, सुदर्शन झील। बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहां से एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि इस झील का निर्माण किसने कराया था, तो मैं आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका हूं, झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन कराएगा तो ये, लेकिन ऑर्डर किसको देगा, यहां के गवर्नर को। गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक था, तो उस समय यहाँ का सौराष्ट्र, उसको उस समय सौराष्ट्र बोलते थे जूनागढ़ को, तो सौराष्ट्र प्रदेश का गवर्नर कौन था, पुष्यमित्र वैश्य। पुष्यमित्र शुंग मत लिख दीजिएगा, ऑप्शन में भी एग्जाम में पुष्यमित्र शुंग आता है, लेकिन आप क्या लिखेंगे, वैश्य, ठीक है। तो सुदर्शन झील को अगर बोलेगा कि किस राजा के समय में बनी, चंद्रगुप्त मौर्य, उसे बनवाया कौन, उसका राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य। समझ में आया, ठीक है। आगे चल करके क्या होगा कि आगे चल करके एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम कौन है, बताइए, अशोक। तो अशोक इस झील के चारों तरफ क्या करवा देगा, बांध बनवा देगा, ठीक है। मतलब झील बनी हुई है और झील में ये क्या बनवा देगा, बांध। तो ये आपसे पूछेगा सुदर्शन झील का इसमें से मतलब वहां पे बांध किसने बनवाया, तो अशोक। लेकिन अशोक के समय में जो गवर्नर था वो काम करेगा ना, और गवर्नर का नाम था सुशासन, ठीक है। अब आगे चल करके क्या चेंज आएगा, तो आगे चल करके रुद्रदामन आएगा। बताओ रुद्रदामन किससे संबंधित है, ठीक है। तो रुद्रदामन के समय में जो गवर्नर रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, सुविवाकाश रहेगा, ठीक है। सुविशास्क है, कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा या कहीं लिखा मिलेगा ठीक है, विशास्क, ठीक है। तो ये था, ठीक है। फिर रुद्रदामन के बाद मतलब ये क्या करा रहे हैं, सब सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। जीर्णोद्धार मतलब अब बांध में कहीं क्या है, टूट फूट हो गई, तो इसको जाकर के पूरी क्या कर दिया, बताइए, मरम्मत करा दिया, ठीक है। फिर आगे चल करके कौन आएगा, गुप्तों का शासक जिसका नाम क्या है, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का गवर्नर कौन रहेगा, पर्णदत्त। तो आपसे अगर ऑप्शन में स्कंदगुप्त दिया होगा तो ये टिक मारेंगे, स्कंदगुप्त नहीं दिया होगा तो पर्णदत्त, क्योंकि राजा कौन था, राजा कौन था, स्कंदगुप्त। गवर्नर कौन था यहाँ का, जूनागढ़ का, पर्णदत्त। तो ये इतना लिख लीजिए, सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त और इनके गवर्नर, ठीक है। ये पूरे सिद्धार्थ मतलब बनवाएगा ये। अब बाकी सब क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जीर्णोद्धार, यानी उसका मरम्मत कार्य। तो ये था पूरा सुदर्शन झील के बारे में एक वन शॉट स्क्रीन में आपके साथ, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा गुप्त वंश। गुप्त वंश यहाँ पे खत्म होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी अभी, ठीक है, कि गुप्त पूरी तरह से विदेशी आक्रमणकारी शकों का नाश कर देंगे, लेकिन इन्हीं इन्हीं गुप्तों का कौन नाश कर देगा, एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम क्या है, हुण। समझ में आया, तो ये इनका नाश कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब गुप्त के बाद कोई भी स्ट्रांग शासक नहीं है, तो जब जब स्ट्रांग शासक नहीं रहेगा तो आसपास के क्षेत्रीय राजा आएंगे, वहां पे क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, और पैरेलल में विदेशी आक्रमण होगा। जब जब कौन होगा, बताओ, जब जब राजा कमजोर होगा तो आसपास की परिधि के राज्य भी उस पर आक्रमण करेंगे, और साथ भी कौन सा आक्रमण होगा, विदेशी आक्रमण। जो ज्यादा ताकतवर होगा उसका राज्य हो जाएगा। समझ में आया। तो हूणों ने शकों को सॉरी हूणों ने गुप्तों को पूरी तरह से क्या कर दिया, परास्त कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ गुप्त, ठीक है, हालांकि जो कुषाण थे, तो कुषाण के सामंत कौन है, मैंने पूरी सामंती व्यवस्था समझाई थी कि कैसे सामंत राजा बन जाता था। तो कुषाण के सामंत कौन है, गुप्त, ठीक है। और गुप्तों के सामंत कौन है, वर्धन। तो अब गुप्त कमजोर हो रहे हैं, मजबूत कौन हो रहे हैं, वर्धन। जमीन किसके पास ज्यादा आ गई, वर्धन। और ये कमजोर हो गए तो अगला शासक कौन बनेगा, वर्धन। तो वर्धन वंश आएगा। तो समझ में आया? जैसे हमने पढ़ा था, क्या बताइए, सारे वंश आ गए, विदेशी आक्रमण आ गए, कुषाण का सामंत कौन, कुषाण का सामंत कौन, गुप्त। और गुप्त का सामंत कौन, वर्धन। और यहीं पे प्राचीन इतिहास की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए, वर्धन वंश। नेक्स्ट लेक्चर।